11th फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, इसका लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे अटैचमेंट, उसमें देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो बेटा ये बताओ, फर्स्ट लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। क्लास आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। अगर फर्स्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले ये बताइए साइंस के बारे में क्या बताया गया था। साइंस क्या होता है, क्या होती है, क्या बताया गया था, बताइए। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बार बार करते हैं और बार बार करने पर वही रिजल्ट आते हैं, तो हमें ये जो नॉलेज गेन हुई है इसे बोला गया था साइंस। ठीक है, अगला पॉइंट, फिजिक्स के बारे में क्या बताया गया था, बताओ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर फिजिक्स के अंदर क्या बताया गया था, ये साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर और नेचर से रिलेटेड फिनोमेना को स्टडी करती है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस विच स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ, फिजिक्स का अलग अलग ब्रांचेस से क्या क्या रिलेशन है। फिजिक्स का मैथ से क्या रिलेशन बताया गया था, मैथ के सारे फॉर्मूले फिजिक्स में यूज हो जाते हैं। केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है, एटम एंड न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन है सारा का सारा वो फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, कुछ पोर्शन हमारा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कॉमन है, एटम और न्यूक्लियर से रिलेटेड या न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड या रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, अगला पॉइंट ये बताओ, फिजिक्स का बायोलॉजी में क्या यूज है, या फिर डॉक्टर्स जो मेडिकल साइंस में क्या यूज है। तो आपको पता ही है फिजिक्स से बने हुए कई सारे डिवाइस हम मेडिकल टूल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे लेजर आंखों की सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई स्कैन वो भी फिजिक्स का ही बना हुआ है, और ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो हार्ट बीट वगैरह मेजर करते हैं ये भी किससे बना हुआ है, फिजिक्स का ही देन है। तो इस टाइप से कई सारे टूल्स हैं मेडिकल साइंस के जो फिजिक्स की वजह से हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसे आप डिटेल में जब आप कहीं जाते हो तो थोड़ा सा साइंटिफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने टाइप के बताए गए थे, बताना एक बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने बताए गए थे आपको, बेटा आपसे पूछा जा रहा है 11th क्लास। कहां गए सारे, हाँ या ना बोलो कि लाइन पे हो या नहीं। मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ाए थे आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने हैं, कितने हैं लॉ ऑफ, 4 टाइप बताए थे। ठीक है, पहला टाइप क्या था, पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताइए। ओके, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या था, बताइए। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद है किसी को, ठीक है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसके लिए एक मैथमेटिकल स्टेप बताया गया था, बताइए क्या था वो। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया गया था न्यूटन के सेकेंड लॉ से, क्या था बताइए। F इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, फोर्स इक्वल टू dp अपॉन dt। इसे इंटीग्रेशन के मतलब F इक्वल टू dp अपॉन dt था। अगर F 0 है जिसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, तो उस केस में dp अपॉन dt कितना हो गया, 0। और किसी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे p कांस्टेंट हो गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी।
अच्छा अब ये बताओ फोर्थ टाइप कौन सा था बताना। एक और टाइप बचा हुआ है ना, 3 बता दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या था, बोलो जल्दी से, याद नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था वो देखिए। एक फार्मूला था मैथमेटिकल स्टेप, टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। इसमें रट्टा नहीं लगाना, ध्यान से समझो, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ये जो सिंबल है इसे टाउ बोला जाता है, यूज हो रहा है यहां पर टॉर्क के लिए। टॉर्क क्या होता है, लीनियर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, रोटेशन मोशन में उस पर टॉर्क लगता है। एल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, रोटेशन मोशन में वो काम एंगुलर मोमेंटम करता है। अब इस फार्मूले से हमें क्या पता चलेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क नहीं लगाया जाता, टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो ये बताइए डीएल अपॉन डी टी कितना हो गया, डीएल अपॉन डी टी हो गया 0। डीएल अपॉन डी टी 0 हो गया तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा बताना, एल हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क नहीं लगाया जाता, टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो उस केस में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। बस बात खत्म, इतना ही था। बोलो मतलब समझ में आया या नहीं बेटा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग मेथड, क्वाड्रेंट, ये सारा मैथमेटिकल टूल में आपको बताया गया है। कुछ एक के वीडियो मैंने डाल दिए जिन्होंने नहीं देखा है, बाकी देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो ये जो डिफरेंशिएशन के टर्म चल रहे हैं ना, ये ऊपर से जाएंगे। इसलिए आपको पहले पढ़ाया गया है कि वहां पे कई जगह पर हम इन्हें यूज करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता तो तुम ढूंढते रहते कि यहां से कैसे हो गया। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि डीएल अपॉन डी टी अगर 0 है तो यहाँ पे एल किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। बोलो इतना समझ में आया या नहीं। आगे सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। नहीं है, ठीक है, तो देखो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स कितने होते हैं हमारे पास? 4 टाइप के फोर्स हैं जो पढ़ने हमें। फोर्स तो वैसे कई टाइप के हैं, लेकिन हमें यहां पर 4 टाइप पढ़ने। बेटा किसी ने चैप्टर पढ़ के देखा था, चैप्टर फर्स्ट? अरे किताबें ले ली, नहीं ली, बुक्स ले ली हैं या नहीं ली हैं, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, उन्हें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अपने सीनियर से देख लो, अगर कोई एक्स्ट्रा बुक मिल जाती है तो वो देख लो, ठीक है। चलो देखो यहां पे पहला पॉइंट, पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इनके बारे में एक एक के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले ये बताओ 4 टाइप पता चल गए या नहीं? बेटा आपको 4 टाइप पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं। इनमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। बेटा 2 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी कहां गायब हो गए भाई? तुम बाकी को बोलना नहीं होता क्या? अरे 2 बच्चों के अलावा बाकी कहां हैं? क्लास में हो या नहीं हो? बेटा बोला करो, अगर नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हारे होना ना होना बराबर ही है। तुम रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते? सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करो, बाकी ये जो 1-2 बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं इनसे काम नहीं चलेगा, बाकी भी रेस्पॉन्स करो। मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूं, एक तो ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें बीच में नेट वगैरह की कनेक्टिविटी की दिक्कत आ जाती है तो तुम्हारी क्लास बीच में रुक जाती है। तो कम से कम हाँ ना बोलते रहोगे तो मुझे पता तो चलेगा कि लाइन पे हो कि नहीं हो।
इतनी बार आपसे कहा हुआ है कि टाइम पे बोल दिया करो, अगर नहीं होता है तो मुझे पता चल जाता है, मैं फिर देख लेता हूं कि मेरी तरफ से दिक्कत है या तुम्हारी तरफ से है, तो कम से कम उसे रेक्टिफाई भी तो करना पड़ता है ना साथ के साथ। तो देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ाते हैं। तो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब चलो बेटा 9th क्लास में आ जाओ। 9th क्लास में हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 9th क्लास में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो बताओ पहले तो मुझे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा ये बताओ, कुछ ज्यादा टिपिकल चीजें मैंने पूछी नहीं है, जो तुमने पढ़ा हुआ है वो पूछा है, और पढ़ाई का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ है वो सारा याद होना चाहिए तुम्हें। अच्छा ये बताओ पढ़ाई का मतलब क्या बताया गया है, पहले ध्यान से सुनो। पढ़ाई का मतलब क्या बताया गया है, जो पढ़ाया हुआ है या जो पढ़ा हुआ है तुमने उसे हमेशा याद रखना है। अगर रट्टा लगा के पढ़ोगे तो वो कभी याद नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा उसे समझ के याद कर लो, बाकी सारा याद हो जाता है। ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। अब ध्यान से सुनो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था 9th क्लास में। 9th क्लास में क्या पढ़ा था, अगर सपोज करो एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस है r। अगर ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। बोलो इतना पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। 9th क्लास में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो इन दोनों मास के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना हो जाएगा बताना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया तो ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इतना हो गया। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाने के लिए एक टर्म यूज किया गया था, बताना क्या था। इसके लिए था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे कैपिटल जी कहा गया है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलो इतना हो गया। इसके बाद बताओ इसकी वैल्यू कितनी थी, 6.6 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट कैसे निकालोगे, जी को एक तरफ रखो बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर अपॉन मास केजी में होता है तो केजी की पावर 2, ये इसकी यूनिट हो गई। इस टाइप से इसकी यूनिट निकाली जा सकती है। पहला पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सारी डिटेल पॉइंट फॉर्म में बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये स्टार बना के लिखता है। पहले ये बताओ ये जो फोर्स है ये किसके बीच में लगता है, चार्ज के बीच में लगता है, मास के बीच में लगता है, किसके बीच में लगता है, मासेस के बीच में। इट इज अप्लाइड बिटवीन टू और मोर मास, ये मास के बीच में फोर्स लगता है। दो या दो से ज्यादा क्यों बोल दिया भाई। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट तो कई सारे हो सकते हैं, सबका अलग अलग मास है तो सबके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक तरह से सबके ऊपर फोर्स लगता है, एक ही ऑब्जेक्ट की वजह से लग सकता है। ठीक है, टोटल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स अप्लाई करते हुए हम टोटल निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है ये फोर्स किसके बीच में लगता है, मास के बीच में लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अच्छा ये बताओ अपना सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है साइज में, प्लेनेट सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, छोटी क्लास में पढ़ा था 5वीं में, जुपिटर। जुपिटर काफी दूर है हमसे काफी दूर है, तो बताओ वो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताओ फिर हमें फील क्यों नहीं होता। हाँ ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि हमारा मास जुपिटर के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अब ये बताओ, फॉर्मूला था ये, एक मास है
लाखों में, दूसरा मास है 0 के बराबर लगभग, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स कितना आएगा बताना? 0 के लगभग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बहुत नेग्लिजिबल है, पता ही नहीं चल पाता कि लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट ये बताओ, समुद्र में सी के अंदर टाइड्स आते हैं, टाइड्स को हिंदी में क्या कहते हो भाई तुम? ज्वार भाटा, समझा है? ज्वार भाटा होता क्या है, ज्वार भाटा या टाइड्स? टाइड्स बताना क्या होता है? हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सी का लेवल एक पर्टिकुलर हाइट पे इंक्रीज हो जाता है, तो उसे टाइड्स बोलते हैं। अब ये बताओ, ये पानी का लेवल, इतना अमाउंट में पानी है, इन्हें ऊपर कौन उठाएगा? कैसे उठ जाएगा पानी बताना? देखो, ये है अर्थ, अर्थ के अक्रॉस जब मून रिवॉल्व करता है तो मून के पास आने से जिस जगह पर आर कम हो जाएगा, आर जब कम होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताना इस फार्मूले से? आर को आर अगर कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है मून उस वाटर को ही क्यों अपनी तरफ खींचता है भाई? वाटर को अपनी तरफ खींचता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो वाटर को क्यों खींचा, हमें क्यों नहीं खींचा बताना? हाँ नहीं, ये वाला, ये हाँ बिल्कुल, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। हमारा मास बहुत नेग्लिजिबल है तो हमें वो फील नहीं होता, लेकिन अर्थ पर 71% वाटर है सी के अंदर। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो वाटर है, वाटर का अमाउंट इतना ज्यादा है कि उसका मास ज्यादा है और उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? दूसरा पॉइंट जो मैं तुम्हें बता रहा था, जुपिटर बहुत दूर है, उसका फोर्स भी हमारे ऊपर लग रहा है, तो इसकी रेंज का मतलब होता है, सपोज करो मैं तुम्हें बुलेट से शूट कर रहा हूं गन से, तो क्या गन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही फायर कर पाती है या फिर वो कहीं भी शूट कर दोगे उससे बताना एक बार? लिमिट होती है ना कि 200 मीटर 300 मीटर इस टाइप से लिमिट होती है, वो उसकी रेंज बोली जाती है। क्या बोला जाता है उसे? रेंज। अब ये नहीं है कि तुम गन उठा लो और कोई भी लंबा टारगेट लो और हिट कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि बुलेट की भी एक रेंज होती है कि वो कहां तक जा पाएगी। रेंज का मतलब है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या किसी भी टाइप से डिस्टेंस लगा लो। ऐसे ही मोबाइल सिग्नल का होता है, एक टावर अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो एक पर्टिकुलर रेंज तक सिग्नल जाएंगे, उसके बाद वो सिग्नल नहीं जाएंगे। बोलो इतना पता है या नहीं? कई बार होता है कि हम आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। रेंज का मतलब है टावर की जो रेंज आ रही है, जहां तक सिग्नल आ रहे हैं उससे हम बाहर हैं। ठीक है, बोलो इतना पता है या नहीं? तो यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस तक वो लग सकता है। तो बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? रेंज इज इनफाइनाइट। किसकी रेंज इनफाइनाइट होती है? ग्रेविटेशन फोर्स की। ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज कितनी हो गई? इनफाइनाइट। इस वाले पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। बेटा ये माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार उसे ऑफ कर लो। ठीक है, जब आंसर दो तब बता देना। तीसरा पॉइंट होता है ये नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ये नेचर का सबसे वीक फोर्स है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताओ। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में लगता है? मास के बीच में लगता है। मास के बीच में लगता है। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है। पता चल गया? इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला बताना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? उसका फॉर्मूला क्या आया था? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताइए। F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बेटा याद रखना, कई जगह पे यूज होगा। 9th में हुआ था, अभी मैंने बता दिया है। डायमेंशन फॉर्मूला में फिर बताएंगे। इसके बाद 6 यूनिट में फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जब पढ़ना ही है तो एक बार में पढ़ के याद कर लो उसे। ठीक है, एक ही चीज मैं कई बार बताऊंगा तो तुम्हें लगा पता नहीं, अगर याद कर लोगे तो तब तो वही बात है, एक ही वो है तुम्हारे लिए। अगर याद नहीं करोगे तो वही चीज तुम्हें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो देखो अब दूसरा पॉइंट आता है
वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं। चलिए बेटा, वीक न्यूक्लियर बेटा ये माइक्रोफोन ऑफ करो। वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहला पॉइंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे बीटा डीके। अब अल्फा बीटा डीके होता क्या है, ये बेटा 12th क्लास का टॉपिक है। आप ये समझ लो कि पार्टिकल जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो कुछ पार्टिकल फ्री होकर निकलते हैं, ठीक है, तो इसे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स किसमें होता है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हो। इट इज अप्लाइड बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हो, जैसे मैसोन्स एंड लेप्टॉन्स। बेटा ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पढ़े थे, मैसोन्स और ये लेप्टॉन्स तो नहीं पढ़े। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी पार्टिकल होते हैं। ड्यूट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है, मैसोन्स होता है, लेप्टॉन्स होता है, और भी हाँ पॉजिट्रॉन्स होता है। ये और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनके बारे में आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अभी मैं कुछ भी बोलूंगा वो ऊपर से जाएगा। फिलहाल अल्फा बीटा गामा डीके, इसके बारे में भी डिटेल में एक टॉपिक है 12th क्लास में, तो वो भी अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिलहाल ये समझ लो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में ये फोर्स लगता है, जिनमें से दो का नाम आप याद रखोगे, मैसोन्स और लेप्टॉन्स। बोलो इतना हो पाएगा इतना? ठीक है, कुछ वो उनकी कैटेगरी में आ जाते हैं अलग अलग, ठीक है। इनके भी मैं बता रहा हूं ना, इनके टाइप्स हैं अलग अलग, तो वो कई सारे पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डिटेल में उन्हें पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक यहीं पे होल्ड रखना पड़ेगा हमें, नहीं तो दूसरा ही टॉपिक शुरू हो जाएगा अपना, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर अगर कोई पूछता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो आप कह देना कि एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है, जिसमें से एग्जांपल है मैसोन्स और लेप्टॉन्स के बारे में। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रांग है? 10 की पावर 25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद रेंज, बेटा न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही छोटी रेंज में लगते हैं, तो इनकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। रेंज इज स्मॉल, इनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? स्मॉल होगी। तो ये 3 पॉइंट आपको यहां पे याद रखने हैं। तो बोलो इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे तब ये काम करता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इट इज अप्लाइड बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल मैसोन्स एंड लेप्टॉन्स। इस ये ग्रेविटेशन फोर्स से 10 की पावर 25 टाइम ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी जो रेंज होती है वो स्मॉल होती है। ये पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बताओ जल्दी से। पूछना है कुछ? ठीक है, आगे देखो। ओहो, बोर्ड खराब हो रहा है।
अच्छा ये बताओ, अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक सब कैटेगरी आता है, कूलम्स लॉ बोलते हैं, कूलम्स लॉ। इसे पढ़ोगे आप 12th क्लास में। कब आएगा ये? 12th क्लास में। इसमें होता क्या है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। इन दोनों टर्म को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा F(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हम यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। 11th क्लास सिंबल का नाम, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, साइलन नॉट। बोलो प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे एप्सिलॉन नॉट? क्या? यू नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं, वो अलग। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हो, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट होती है इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो बेटा देखो, जब चार्ज के केस लिया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट का काम करता है ये। ठीक है, एक अलग अलग टर्म में अलग अलग जगह पर हम कांस्टेंट यूज करते हैं कुछ टर्म, तो इसी टाइप से ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो ये कांस्टेंट का काम करता है, और कहां पे होता है? चार्ज, जब चार्ज के बीच में फोर्स लगाते हैं तब यूज करते हैं। बस इसमें इतना याद रखना है। अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 3 पॉइंट आए। पहला पॉइंट, ये वाला फोर्स किसके बीच में लगता है? ये फोर्स किसके बीच में लगता है? मास के बीच में या चार्ज के बीच में? बोलो, अभी अभी पढ़ा है ना, दो चार्ज लिए। इट इज अप्लाइड बिटवीन टू और मोर चार्जेस। ये फोर्स कहां पे लगता है? दो या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में लगता है। दूसरा पॉइंट आता है, इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। रेंज क्या होती है? रेंज इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लग सकता है। इसके बाद ये बताओ, वीक न्यूक्लियर, एक मिनट, जो ग्रेविटेशन फोर्स था सबसे वीक था, वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे कितना स्ट्रांग बताया था आपको? 10⁻25 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज 10⁻36 टाइम्स, it is 10⁻36 times stronger than, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻36 टाइम ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसमें इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। बोलो, ये सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं? आगे? ठीक है, अगला पॉइंट देखो जल्दी से, फिर टाइम ओवर हो जाएगा। टाइम बताना कितना हो रहा है? टाइम बताओ। 10:07 तक चलेगी क्लास, है ना? ठीक है, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। बेटा ये फार्मूले जो बताए गए हैं ये याद कर लेना, कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है, साथ में याद करते चलो। कोई डाउट है तो बता देना। सेम सा तो है फार्मूला,
बस चार्ज ले लिया हमने और थोड़ा सा कांस्टेंट अलग हो गया। अच्छा ये बताओ, अगला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ये बताइए, पहला पॉइंट ये है एटम। एटम के सेंटर में क्या माना गया भाई? न्यूक्लियस। ये बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाता है? बाहर। ठीक है, ये बताओ एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज बताओ। 10 की पावर माइनस 10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज बताना। 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 15 को क्या बोला जाता है? फर्मी। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे 1 फर्मी भी बोल देते हैं कई बार। अच्छा अब ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग सकते हैं, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकते हैं, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकते हैं। बोलो ये फोर्स किस किस के बीच में अप्लाई होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला पॉइंट, ये वाला फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। इट इज अप्लाइड बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके ऊपर लगता है। दूसरा पॉइंट, रेंज इज स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज बताना, कितना बताया अभी आपने? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये तो बहुत छोटा है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 10 की पावर माइनस 15 मीटर होगी, जो कि स्मॉल है। बोलो 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, ये नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया? इट इज 10 की पावर 38 टाइम्स stronger than ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रांग है? 10 की पावर 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। बोलो इतने पॉइंट समझ में आए या नहीं? ये आगे तो इतने, आज के टॉपिक में इतना ही है। ये 4 टाइप के फोर्स बताए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कल तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कल का होमवर्क क्या है? इस चैप्टर में आपको 2 टेबल दी गई हैं, एक डिस्कवरी की दी गई है, दूसरा दिया गया है कि कोई भी ऑपरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये दोनों टेबल आपको कल तक पढ़ लेनी है। कल मैं सिर्फ टेबल को एक्सप्लेन करूंगा और विश्वास मानो ये जो 2 टेबल हैं ये आपके 2 दिन आराम से कंजप्शन कर सकते हैं। तुम्हें लग रहा है कि छोटी सी टेबल है, लेकिन कल जब हम डिस्कस करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पूरी कहानी है, पूरी फिजिक्स है। समझ में आ गया? कहां गए सारे? क्लास ऑफ हो गई क्या तुम्हारी? तो बेटा लगता है टाइम पूरा हो गया, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।